नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो एसएससी एमटीएस का जो आज आपकी 4 सितंबर प्रथम शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, पूछे गए 25 के 25 टोटल जीके के सवाल स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर भेज दिए। थोड़ा हटकर एनालिसिस करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है जो एसएससी के हर एग्जाम में इस टाइप से रिपीट होते हैं, तो वो आपको देखने के लिए एंड तक बने रहना है। तो 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके के सवाल देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहेगा यहाँ पर। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वाइज। आज आपकी 4 सितंबर को कौन से सवाल पूछे गए, सारे सवाल स्टूडेंट ने एग्जाम खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर सेंड किए, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट जो नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर प्रथम पारी में साइंस का एक सवाल पूछा गया है। बात करें पुस्तक लेखक से तो 2 सवाल पूछे गए हैं, ऑटोबायोग्राफी से दोनों ही। भूगोल से सबसे ज़्यादा सवाल भूगोल और करंट अफेयर से यहाँ पर 4 क्वेश्चंस भूगोल के हैं। 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं नृत्य उत्सव संगीत कला संस्कृति से। जनगणना से हमेशा की तरह 1 सवाल फिक्स है। करंट अफेयर से 5 सवाल, पॉलिटी से 2, हिस्ट्री से 2 सवाल और अर्थशास्त्र से भी 2 सवाल पूछे गए हैं। 1 सवाल है जो कि पुरस्कार का है, जिसको मैंने विविध में डाल दिया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पर ये सवाल 25 के 25 सवाल है, कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए प्रथम शिफ्ट के, आपके सामने पूरा डाटा। पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम के लिए ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कर सकते हो डायरेक्टली टेलीग्राम या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं यहाँ पर साइंस का एक सवाल कौन सा पूछा गया है, उसके बाद और सभी सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में देख लेंगे। साइंस का सवाल है प्रतिध्वनि के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए। इक्को के लिए प्रमुख 3 स्थितियां होनी चाहिए। एक तो इक्को के लिए जो साउंड सोर्स है, जहां से ध्वनि निकल रही है और जहां पर टकरा रही है, ठीक है, तो उनके मध्य एक फिक्स्ड गैप मिनिमम होना चाहिए। तो 17 मीटर से कम गैप हुआ तो वो इक्को नहीं होगी। मिनिमम दूरी है, न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर होगी, तभी आपको इक्को है वो सुनाई देगा। ये तो मिनिमम गैप वाली कंडीशन है। सेकंड प्रमुख कंडीशन रहती है कि इक्को को सुनने के लिए जब ध्वनि सोर्स से निकली है और वापस टकरा कर वापस आई है, जो प्रेक्षक खड़ा है, तो उस तक वापस पहुंचने में, ध्वनि स्रोत से निकलने और वापस पहुंचने में 0.1 सेकेंड से अधिक समय होना चाहिए। कम होगा तो वो आपका माइंड पढ़ ही नहीं पाएगा। तो प्रतिध्वनि बनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में समय विलंब है वो 0.1 सेकेंड। मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर है, इन्हीं से पूछा जाता है। बाकी ध्वनि की जो तरंगदैर्ध्य की तुलना में परावर्तक सतह का आकार है वो तो बड़ा होना चाहिए। तो ये प्रमुख कंडीशंस हैं और ध्वनि की तीव्रता भी काफ़ी अधिक होनी चाहिए ताकि आपको इनको सुनाई दे सके। अगला सवाल देखें। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्होंने ये दिया है एग्जाम, कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं, और जो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपकी क्या एक्यूरेसी आती है वो आप बता दीजिएगा। और जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी वो अधूरी रह जाती है। मॉक टेस्ट जरूर लगेगा, 50% तैयारी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, समय रहते हैं उसको आप बूस्ट कर सके। मॉक टेस्ट का जितना हो सके उसका एनालिसिस कीजिएगा। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। मतलब जैसे आपकी दिल्ली पुलिस की आई, एसएससी जीडी की आई, एसएससी के अदर एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल है, आपके कोई स्टेट पुलिस का एग्जाम आया, तो सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट एक पास दे लो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। ऑफर यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का नया फीचर है टेक्स्ट बुक पास प्रो। अब पास प्रो लेने से क्या होगा, प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स आप तैयारी कर रहे हो उनके प्रीवियस ईयर के आपको पेपर मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट के रूप में आप अटेम्प्ट कीजिएगा और पास प्रो में सारा प्रीवियस ईयर पर आधारित आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो पास प्रो अच्छा फीचर है जिसमें सब कुछ सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। पास प्रो आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करके यहाँ पर ले सकते हो, ईयरली वैलिडिटी मिल जाती है सभी एग्जाम्स के। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कीजिएगा। सेम एग्जाम इंटरफेस, पैटर्न, डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। अगले 2 सवाल हैं जो आपके पुस्तक लेखक से हैं। यहाँ पर आपके आत्मकथा से पूछे गए हैं। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हाउ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड फाउंड इट बैक किसकी आत्मकथा है। तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अगेन दोबारा जन्म माउंटेन पर, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हाउ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड फाउंड इट बैक किसकी आत्मकथा है। तो अरुणिमा सिन्हा की ये ऑटोबायोग्राफी है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट वाले यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। इससे पहले भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। विंग्स ऑफ फायर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। को ऑथर पूछ ले इसके सह लेखक कौन है, तो अरुण तिवारी विंग्स ऑफ फायर के सह लेखक। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तकों की ओर देखें तो इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित है। इग्नाइटेड माइंड्स काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये भी अब्दुल कलाम की है। इनडोमिटेबल स्पिरिट्स है अब्दुल कलाम की। और ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ
प्रमुख स्वामी जी, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। अब जब आत्मकथा की बात हो ही रही है, प्रत्येक शिफ्ट में सवाल आ ही रहा, तो प्रमुख कुछ आत्मकथा की और नज़र दौड़ाते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, सत्य के प्रयोग हैं, ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। हाउ आई बिकम ए हिंदू किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सीताराम गोयल की ऑटोबायोग्राफी है, हाउ आई बिकम ए हिंदू। ए शॉट एट हिस्ट्री रोहित ब्रिजनाथ की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। एक अगेंस्ट ऑड्स है, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह का भी काफ़ी बार पूछा हुआ था। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा? तो आप कहेंगे मिल्खा सिंह की, 2013 में द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया एन इंडियन वुमन, ये फुल्लन देवी की ऑटोबायोग्राफी है। द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। सिक्स मशीन छक्कों की मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिश गेल की ऑटोबायोग्राफी। फ्रीडम इन एक्साइल काफ़ी बार पूछा हुआ, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। कॉन्ट्रोवर्शियली यश है शोएब अख्तर की। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी उसैन बोल्ट की है। माई स्टोरी है कमला सूर्या, ये अभी हाल ही एग्जाम में पूछा हुआ है, जिस सोर्स से मैं ये कंटेंट उठा रहा हूँ उन्हीं में ये भी था माई स्टोरी, और अभी आपने एमटीएस में ये देखा भी था सवाल। नेक्स्ट बात करूं रोमांसिंग विथ लाइफ, देव आनंद की ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विथ लाइफ। रागमाला है रविशंकर की। और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर की, अनसूटेबल बॉय करण जौहर की है। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता की है। ग्रोविंग अप अनटचेबल इन इंडिया वसंत मून की है, ग्रोविंग अप वसंत मून। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता है, माइंड विदाउट फियर रजत। अनसूटेबल बॉय करण जौहर है। करीना कपूर की है, 2012 में आई थी, द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दिवा। और अभी आपने आयुष्मान खुराना की ऑटोबायोग्राफी का एमटीएस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, आपकी बार 23 में, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये आयुष्मान खुराना की है 2015 में। तो ये करीना कपूर की याद रखनी है आपको, करण जौहर की भी याद रखनी है। अनु अग्रवाल की क्या है? एन यूजुअल्स मेम्योर ऑफ ए गर्ल्स हु कैम बैक फ्रॉम द डेड। और बाकी यहाँ पर एंटी बाल्या स्मरण काल सत्यजीत राय की हैं। द फेल ऑफ स्पिरो सलीम अली हैं, जो फेल ऑफ स्पिरो। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर सदगुरु पाटिल के द्वारा। और सावरकर इक्वल्स फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट है विक्रम संपत की बायोग्राफी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं भूगोल से 4 सवाल कौन से। सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव टाइप के आपको वन देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव वन सदाबहार वन होते हैं सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी के डेल्टा में, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के संगम के द्वारा ये डेल्टा बना है, जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के संगम से पश्चिम बंगाल राज्य में इन वनों को सबसे बड़े डेल्टा के नाम पर सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और ये कावेरी कृष्णा महानदी गोदावरी गंगा के उपजाऊ डेल्टा वन होते हैं। और बाकी यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर किस टाइप के वन होते हैं? तो अल्पाइन और हिमालयी वन पाए जाते हैं पहाड़ों में। और अन्य प्रमुख वनों की बात करें जहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टीसी सवाल पूछती हैं, देखिए एक तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, ये भारत का मानसून वन कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सवाल पूछा जाता है मानसून वन किसे कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन कहा जाता है, जो कि 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले स्थल जो क्षेत्र है वहाँ पर होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में 2 प्रकार के, एक आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या फिर नम पर्णपाती, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये दोनों आते हैं। तो पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र होते हैं, जो कि 60% से अधिक भारत में पर्णपाती वन है, आर्द्र और शुष्क। तो उष्ण कटिबंधीय यदि पर्णपाती वन में आर्द्र पर्णपाती वन की बात करूं तो इसके उदाहरण में साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये आर्द्र है। साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा आर्द्र है। और शुष्क पर्णपाती वन आप देखेंगे तेंदु, प्लास, अमलतास, बैल, खेर, धावड़ा, ये है शुष्क। अब जो शुष्क पर्णपाती वन है उनके लिए वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कौन से? तो बबुल, खैर, खजूर, नीम, खैर, खेजड़ी। वनों का एक अलग से वीडियो डालूंगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बार रिपीट हो रहा सवाल टीसीएस में, तो वीडियो डालना जरूरी है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन कौन से? तो रोजवुड, महुंगनी, एनी, एबनी, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है, जो कि 22 डिग्री सेल्सियस से
जो टेम्परेचर है उससे अधिक में होते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा है वहाँ पर होते हैं। खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील विकल्प में रहा होगा। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। बाकी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जो कि जयपुर राजस्थान में। लार्जेस्ट इनलैंड जो खारे पानी की झील है वो सांबर है। और लैगून की बात करें, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? लैगून का मतलब है कोई विस्तृत जल स्रोत जो समुद्र या महासागर के किनारे पर बना हुआ है, तो वो लैगून है जो समुद्र के किनारे है। और लार्जेस्ट इनलैंड है जो समुद्र नहीं, डायरेक्टली इनलैंड में है, तो वो आपकी सांबर झील राजस्थान। और लैगून वाली सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर लेक जम्मू कश्मीर। और विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो है दोस्तों मिशिगन ह्यूरन झील। तो मिशिगन ह्यूरन झील यूएस कनाडा में है, यूएस और कनाडा में। यदि ह्यूरन और मिशिगन झील दो अलग अलग झील मान ले, काफ़ी बार इनको अलग अलग मान लिया जाता है, मिशिगन अलग ह्यूरन अलग, उस केस में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुप्रियर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। आयतन की दृष्टि से बेकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये झीलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक के। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? अब राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब प्रमुख इंपोर्टेंट जलमार्ग में 3 नेशनल वाटरवे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का पूछा जाता है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, कहाँ से कहाँ तक है। अब नेशनल वाटरवे फर्स्ट की बात करें, जैसे सेकंड का पूछा तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदिया और धुबरी के मध्य है असम में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में, सदिया धुबरी के मध्य नेशनल वाटरवे सेकंड है। और 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी से होता हुआ सदिया धुबरी नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे फर्स्ट की बात करें, प्रयागराज हल्दिया के मध्य पहला वाटरवे है, प्रयागराज हल्दिया के मध्य किस नदियों पर है? गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों से होता हुआ ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रयागराज से हल्दिया को कनेक्ट करता है। और नेशनल वाटरवे 3 है केरल में, कोलम कोझिकोड को जोड़ता है। केरल में 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है नेशनल वाटरवे 3 की। टोटल 111 नेशनल वाटरवे है भारत में। और एक सवाल पूछा हुआ प्रीवियस एग्जाम टीचर्स ने कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापना 1986 में हुई है। और भारत का अंतर्देशीय जो जलमार्ग है ना, इनलैंड वाटरवे, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 14,500 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, 14,500 है टोटल अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई। और 3 वाटरवे दोबारा यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ आपको। नेशनल वाटरवे फर्स्ट प्रयागराज हल्दिया को कनेक्ट करता है, गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों से होता हुआ। नेशनल वाटरवे सेकंड सदिया धुबरी है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। नेशनल वाटरवे थर्ड कोलम कोझिकोड केरल में है। और बाकी बात करें भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो 7,516 है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 है। और इनलैंड जो वाटरवे है वो 14,500। अरब सागर में मुंबई के उच्च क्षेत्र से क्या निकलता है? तो अरब सागर में, ये जो जियोग्राफी के सवाल, अरब सागर में जो बॉम्बे हाई के नाम से पहले जाना जाता था, जिसे अभी मुंबई हाई फील्ड कहा जाता है, यहाँ से खनिज तेल निकलता है समुद्र से। तो बॉम्बे हाई फील्ड कैम्बे की खाड़ी क्षेत्र में मुंबई के पश्चिम तट से 176 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर अपतटीय तेल क्षेत्र है जो 1965 में खोजा गया है। और 1974 में यहाँ से उत्पादन हुआ है। ओएनजीसी इसको परिचालित करती है। तो ये बॉम्बे हाई है तेल क्षेत्र। अब नृत्य उत्सव, संगीत, कला, संस्कृति से 5 सवाल कौन से पूछे गए हैं वो देखते हैं। झारखंड के किस त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो झारखंड का सरहुल फेस्टिवल, जहां पर साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो जो सरहुल फेस्टिवल है ये ओरोन जनजाति का एक तरीके से प्रमुख रूप से ये जनजाति मनाती है झारखंड में। और साल के पेड़ की तो पूजा होती ही होती, साथ ही साथ सरहुल को जो प्रकृति की पूजा, यहाँ पर भगवान राम जी की जो पत्नी माता सीता को, यहाँ पर जो फेस्टिवल है सरहुल में, धरती माता के रूप में पूजा जाता है। सीता जी, माता सीता को धरती माता के रूप में पूजते हैं सरहुल फेस्टिवल में। संकीर्तन एवं रस किस भारतीय नृत्य का एक महत्वपूर्ण भाग है? इंपॉर्टेंट सवाल। संकीर्तन, रस हो गया, थांगटा हो गया, ये सभी मणिपुरी नृत्य का भाग है। मणिपुरी नृत्य का एक विस्तृत रंग पटल होता है जिसमें रास, संकीर्तन और थांगटा इसके प्रसिद्ध रूप हैं। तो मणिपुरी में संकीर्तन और रास हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में गजल किंग के नाम से किसे जाना जाता है? गजल सम्राट के नाम से जगजीत सिंह को जाना जाता है। गजल सम्राट जगजीत सिंह और गजल सम्राज्ञी यानी जो गजलों की रानी है वो बेगम अख्तर, गजलों की राजा जगजीत और बेगम अख्तर को गजल क्वीन कहा जाता है। बेगम अख्तर ने ठुमरी दादरा की अपनी विशिष्ट शैली विकसित की थी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 2023 में
पद्म श्री पाने वाले कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? तो कल्याण सुंदरम पिल्लई, इसे आप करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हो। ये भरतनाट्यम की तंजावुर शैली से डांसर हैं। तो कल्याण के सुंदरम पिल्लई हैं भरतनाट्यम के डांसर। और इससे पहले एमटीएस में सवाल रानी मचैया का पूछा गया था कि रानी मचैया हैं जिन्हें पद्मश्री 2023 दिया गया है। तो पद्मश्री या फिर पद्म भूषण विभूषण अवार्डी जो कोई डांसर हैं 2023 के, जरूर सवाल आ रहा है। रानी मचैया कर्नाटक की कोडागु की उमाथत लोक नृत्य शैली, जो कोडवा संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोडागु की उमाथट जो डांस है उससे संबंधित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिन्हें 2019 में भारत रत्न दिया गया? भूपेन हजारिका सिंगर हैं, संगीतकार, गायक हैं जो असम से संबंध रखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न 2019 दिया गया इन्हें। 2012 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत। पद्म भूषण 2001 में दिया गया भूपेन हजारिका को। पद्मश्री 1977 में दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1992 में दिया गया। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जनगणना से एक सवाल हमेशा की तरह इजी सवाल पूछा है कि सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य या यूटी की है? तो सबसे अधिक साक्षरता केरला की है। भारत की साक्षरता 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74.04 है, जिसमें महिला कितनी है? महिला है 65.46% और पुरुष है 82.14% साक्षर है पुरुष। महिला 65.46 है, ये अलग से याद रखना। साक्षरता 82.14 पुरुष है, 65.46 महिला है, 82.14। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 5 और निम्न 5 वाले, जैसे कि टॉप 5 साक्षरता में केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप आता है, यूटी। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ये टॉप 5 में आ जाएंगे। दमन दीव आता है सेकंड यूटी में। तो लक्षद्वीप, केरला सबसे अधिक है, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। ठीक है, KMTG, केरला के बाद है मिजोरम। ठीक है, सेकंड पूछ लें तो केरला तो हमेशा पूछते ही, तो सेकंड आपको याद रखना है KMT, केरला, मिजोरम, त्रिपुरा। और यहाँ पर सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये सबसे कम वाले हैं। बिहार की कितनी है? 63.82। नेक्स्ट सवाल देखते हैं करंट अफेयर से 5 सवाल कौन से पूछे देखते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कितनी टीमें खेलेगी? तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में 10 टीम खेल रही है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, ये 10 टीम भाग ले रही है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में हो रहा है ये अब की बात 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। इससे पहले भारत में 3 बार वर्ल्ड कप हो चुका, लेकिन ओनली और ओनली भारत में, अन्य किसी भी देश में नहीं। 3 बार हुआ है ना, वो किसी न किसी अन्य देश को होस्ट यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन केवल भारत में पहली बार 2023 में हुआ है। बाकी सबसे पहले 1987 वर्ल्ड कप भारत में हो चुका है, 1996 हो चुका है, 2011 हो चुका है, अभी 2023 है। तो सवाल पूछते कौन सा वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेला गया है? तो 1987, 96 और 2011 तो खेले गए हैं, 2023 भी अब हो जाएगा। तो ये 4 प्रमुख याद रखिएगा। 2023 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 19 नवंबर 2023 को, और ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। इससे पहले सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में होंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? तो अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों गोवा में होगा। उसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में होगा। 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है दोस्तों गुजरात में। तो 36वां राष्ट्रीय खेल जो हो चुका है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2022 का 36वां राष्ट्रीय खेल है। इसमें फैक्ट की बात करें तो फर्स्ट जो रैंक आई है वो सर्विसेज टीम की आई है। सर्विसेज के टोटल 61 गोल्ड, जो हाईएस्ट गोल्ड मेडल सर्विसेज ने जीते हैं 61 गोल्ड, 35 रजत, 32 कांसे के साथ सर्विस ने किया 128 मेडल, जो कि फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक आई है, रैंक सेकंड है, पदक हाईएस्ट है क्योंकि गोल्ड कम रह गए, अदरवाइज महाराष्ट्र टॉप कर जाता। महाराष्ट्र ने इस गेम्स में सबसे अधिक मेडल 140 जीते। सेकंड रैंक महाराष्ट्र की आई, 39 गोल्ड थे, 38 सिल्वर, 64 ब्रॉन्ज है। और स्टेट बेस्ट स्टेट ट्रॉफी दी गई वो महाराष्ट्र को ही दी गई है। और ये खेल हुए हैं 2022 में गुजरात की 6 सिटी, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। और इन्हीं राष्ट्रीय खेल 36 में 2022 में बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट पुरुष एथलीट साजन प्रकाश, जिन्होंने 5 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य जीता। और बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया हर्षिका रामचंद्रा को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बैडमिंटन स्टार गेटो सोरा किस राज्य से है? तो ये आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो। गेटो सोरा, क्योंकि इन्हें 2023 में या फिर 22 एंडिंग में प्रमुख अवार्ड जीते इन्होंने। ये अरुणाचल प्रदेश के बैडमिंटन स्टार है। गेटो सोरा ने जून 2023 में सिंगापुर में इन्होंने
सिंगापुर में टेमासेक क्लब राइफल रेंज रोड में विश्व चैंपियन द्वारा आयोजित पायलट पैन कप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये काफ़ी नन्हे मुन्ने एक तरीके से बैडमिंटन स्टार हैं, क्योंकि अंडर 9 में ये खेलते हैं, यानी 9 वर्ष से कम आयु में। अंडर 7 में भी इनके रिकॉर्ड रहे हैं। बैडमिंटन के उभरते सितारे गेटासोरा ने मलेशिया में टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के अंडर 9 वर्ग में भी जीत हासिल की। तो ये अरुणाचल प्रदेश से है बैडमिंटन स्टार। नेक्स्ट यहाँ पर डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना है वो शुरू की है। हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसानों के लिए हिमगंगा योजना की शुरुआत है, वो मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की गई। हिमाचल प्रदेश हिमगंगा योजना, जिसमें किसानों से पशुपालकों से सरकार अच्छी कीमत पर दूध खुद खरीदेगी। नेक्स्ट यहाँ पर छऊ नृत्य में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसे मिला। तो ये 2021 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो कि फरवरी 2023 में दिए गए, छऊ नृत्य में दिया गया भुवन कुमार को। अन्य प्रमुख क्लासिकल डांस में यह अवार्ड किसे दिया गया 2021 वाला, जो कि 23 में मिले हैं। तो 2021 में छऊ का दिया गया भुवन कुमार को, ठीक है, भुवन कुमार छऊ भऊ, ठीक है, छऊ भऊ भुवन कुमार। 2021 में कथक में दिया गया श्यामा भाटे को, क्षमा भाटे को 21 कथक में क्षमा भाटे। कथकली जो केरला का है 2021 में दिया गया, वो इंचा कट्ठू रामचंद्रन पिल्लई को, तो IR पिल्लई को दिया गया कथकली। कुचिपुड़ी 2021 में N सेल्जा को दिया गया। मणिपुरी 2021 में TI देवी को दिया गया, यानी थोगचोम एबेमुबी देवी को दिया गया है मणिपुरी 2021। मोहिनीअट्टम 2021 से नीना प्रसाद को दिया गया है। कुटियाट्टम 2021 से कला मंडलम गिरिजा को दिया गया है कुटियाट्टम 21। भरतनाट्यम 21 से जय लक्ष्मी ईश्वर को दिया गया है, तो जया लक्ष्मी ईश्वर को भरतनाट्यम का। इसके अतिरिक्त जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो 2023 में मिले हैं 21 वाले, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो आप देख सकते हो, छऊ का भुवन कुमार को दिया गया। इसके अतिरिक्त आपने देखा श्यामा भाटे को कथक का, कथकली का IR पिल्लई को, कुचिपुड़ी N सेल्जा, मणिपुरी का TI देवी को, मोहिनीअट्टम का नीना प्रसाद, कुटियाट्टम गिरिजा को, भरतनाट्यम का ईश्वर को। तो वायलिन वादक, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को भी दिया जाता है। 2021 में वायलिन वादक का दिया गया संगीता शंकर को। तबला वादक 2021 का दिया गया रविंद्र यावगल को। तो संगीता शंकर वायलिन, तबला रविंद्रा। हिंदुस्तानी संगीत में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 में हिंदुस्तानी संगीत में वोकल का दिया गया उदय भावलकर और शुभ्रा गुहा को। कर्नाटक संगीत 2021 में वोकल का दिया गया सुधा रघुनाथन और राधा नाम्बुद्री। वीणा वादक 2021 में कर्नाटक म्यूजिक में D बालकृष्णन को, और थाविल वादक 2021 का तंजावुर R गोविंद राजन को दिया गया है। ये प्रमुख संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के 2 सवाल देखते हैं। सवाल है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के चुनाव आयुक्त की बात करें तो राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 243 में दिया गया है, 243 में दिया गया है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और जो राष्ट्रीय यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त अपने केंद्र में हैं, जो प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं केंद्र में जो नियुक्ति की जाती है, वो आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 324 क्लोज 2 में ऐसा वर्णन है। लेकिन मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो होगी, लेकिन प्रधानमंत्री साथ साथ सलाह कौन देंगे, प्रधानमंत्री देंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता देंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी एक समिति की सलाह पर EC और CEC की नियुक्ति की जाएगी। और वर्तमान में CEC कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों 25वें। कौन से नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें हैं। अभी इलेक्शन आ रहा तो इनका सवाल बनता है। राजीव कुमार वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। नेक्स्ट सवाल आर्टिकल 51A किससे संबंधित है। तो 11 मौलिक कर्तव्य आपको आर्टिकल 51A भाग 4 क में मिलेंगे। शुरुआत में 10 ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये मौलिक कर्तव्य कौन कौन से आपको याद रखना है, इससे पहले भी बता चुका हूँ MTS में। 11वां मौलिक कर्तव्य किया गया दोस्तों 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। अब इतिहास से 2 सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया है 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका। तो 8 अप्रैल 1929 को जो असेंबली सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ है, वो बम फेंका था भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और
ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जो कि मजदूर विरोधी बिल थे उनके विरोध में बम फेंके। बम फेंकने के समय इन्होंने वहां पर पर्चे बांटे। उस पर क्या वाक्य था? उन पर वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता है। कोई नुकसान के लिए नहीं फेंके, खाली जगह पर बम फेंके ताकि बहरों को सुनाई दे सके। ऊंचे शब्द की आवश्यकता है। तो ये बम फेंकने के समय बट्टुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो पर्चे बांटे थे उस पर लिखा हुआ था। और इसी बम कांड के बाद लाहौर षड्यंत्र केस इनके नाम ऊपर चला और 7 अक्टूबर 1930 को इसका फैसला आया जिसमें इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। और इनमें आपके राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी, इनको फांसी की सज़ा हुई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में आप मनाते हो। 23 मार्च 1931 का यहाँ पर ध्यान रखना डेट। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ है? तो बाल विवाह निषेध एक्ट है वो 1929 को पारित हुआ। और दोस्तों 29 को क्या हुआ था? 1829 को सती प्रथा उन्मूलन हुआ और 1929 को बाल विवाह का उन्मूलन हुआ। तो बाल विवाह का पूर्णतः रोक लगाने हेतु कानून जो पारित हुआ, जैसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हो, तो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह निषेध वाला ही एक्ट है और इसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट कहते हैं, जो कि 28 सितंबर 1929 को पास हुआ। इसमें लड़कियों की विवाह की आयु शुरुआत में 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी शारदा एक्ट में उस समय 1929 में, लेकिन बाद में लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 की गई। और इसके प्रायोजक कौन है? हरविलास शारदा का नाम आता है शारदा एक्ट में। और अन्य प्रमुख जैसे विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया? 1856 में। उस समय गवर्नर था कैनिंग था, ठीक है, कैनिंग गवर्नर था। सती प्रथा का अंत आया, वो उस समय गवर्नर था दोस्तों विलियम बेंटिंग था। और 1829 में कानून बनाया गया सती प्रथा का विलियम बेंटिंग राजा राममोहन राय के प्रयास से। और दहेज निषेध एक्ट कब पारित हुआ? तो 1961 में। तो ये सभी प्रमुख एक्ट हो गए समाज सुधार के। नेक्स्ट यहाँ पर अर्थशास्त्र से 2 सवाल कौन से हैं? कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? मनी की आपको पूछा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है मनी की? तो मनी की विशेषताएं कौन सी है? मनी होती है ड्यूरेबल होती है, पोर्टेबल होती है, डिवाइजिबिलिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, एक्सेप्टेबिलिटी है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं करेंसी की। नेक्स्ट सवाल है स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम स्मॉल है तो ये मुख्य रूप से लघु व्यवसाय यूनिट्स, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग, असंगठित सहित जो अनसर्व्ड या फिर कम रूप से सर्व किए गए ऋण देने की जो बुनियादी बैंकिंग गतिविधियां हैं वो लघु वित्त बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रदान करती है। सबसे पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सी आपको पूछे तो आप कहेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सबसे पहले 24 अप्रैल 2016 को अपनी 47 ब्रांचेज के साथ पहला खुला हुआ लघु वित्त बैंक 24 अप्रैल 2016 को कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सवाल काफ़ी बार मैंने टीचर्स एग्जाम में देखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है? बैंक से संबंधित है, कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है, एक वीडियो आपको मिल जाएगा बैंक का, वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर्स लगभग हर एग्जाम में सवाल पूछती है तो वो आपको बता दूंगा। और बाकी लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक है वो है उत्तर प्रदेश का शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है। और बाकी यहाँ पर वर्तमान में 12 जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पूछ ले कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये सभी देख सकते हो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से हैं, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब स्थापित हुआ, याद रखिएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलोर में हेडक्वार्टर, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलोर में, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर, कैपिटल स्मॉल जो पहला वाला है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जालंधर में हेडक्वार्टर है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलोर में, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक त्रिशूर में, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नवी मुंबई, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक नोएडा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक दिल्ली में। तो ये सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कब स्थापित उनका हेडक्वार्टर सहित आपको बता दिया। देख लेते हैं अंतिम सवाल जो कि मिसलेनियस विविध का है। कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार हर अल्टरनेटिव ईयर्स में कालिदास सम्मान देती है। पहला अवार्ड दिया गया कालिदास सम्मान का 1980 में दिया गया, तो 1980-81 में कालिदास सम्मान मिला है। ये दोस्तों क्लासिकल म्यूजिक में सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर को, और लेटेस्ट 2022 में क्लासिकल म्यूजिक का दिया गया है कालिदास सम्मान
वो पंडित वेंकटेश कुमार को दिया गया है। तो वेंकटेश कुमार को 2022 में कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो इस टाइप से आपने देखे फर्स्ट स्टेप में पूछे गए 25 सवाल। वीडियो डिले हो गया क्योंकि रियल क्वेश्चंस मिलने में टेलीग्राम से वेरीफाई करने में काफ़ी समय लगता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लाइक करते हुए वीडियो को ही खत्म करना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल है और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज तो टीटीसी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।